नेक्स्ट टॉपिक है अपना प्रॉपर्टीज़ ऑफ चार्ज। तीन बेसिक प्रॉपर्टीज़ हैं, एडिटिविटी ऑफ चार्ज, कंजर्वेशन ऑफ चार्ज और क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। एक एक करके देखते हैं इनको। सबसे पहला है अपना एडिटिविटी ऑफ चार्ज। अकॉर्डिंग टू दिस प्रॉपर्टी द टोटल चार्ज ऑफ द सिस्टम इज एल्जेब्रिक सम ऑफ ऑल द इंडिविजुअल चार्जेस। इसको जैसे ये एक सिस्टम है, इस सिस्टम के अंदर अलग अलग जगह पे कई सारे चार्जेस रखे हुए हैं। जैसे यहाँ पर रखा हुआ है 1 कूलाम, यहाँ रखा हुआ है 2 कूलाम, यहाँ पर 3 कूलाम, यहाँ पर -2 कूलाम, यहाँ पर 5 कूलाम, यहाँ पर -1 कूलाम। तो यहाँ पर अलग अलग कई जगह पर इस सिस्टम के अंदर अलग अलग जगह पे कई सारे चार्जेस रखे हुए हैं जिनका मैग्नीट्यूड अलग अलग है, उनके साइन अलग अलग है, कोई पॉजिटिव है कोई नेगेटिव है। अगर हमसे इस सिस्टम का टोटल चार्ज पूछा जाए तो इसका टोटल चार्ज निकालने के लिए हमें कुछ भी नहीं करना, सिंपल सा इन सब का एल्जेब्रिक सम करना है। एल्जेब्रिक सम मतलब जो साइन के साथ, जो वैल्यू साइन के साथ है उसको एज इट इज साइन के साथ ही रखनी है हमें। जैसे इस सिस्टम का टोटल चार्ज निकालना तो मैं एक एक करके इन सब का सम कर दूंगा। 1 + 2 + 3 + 5 और दो चार्जेस हमारे पास नेगेटिव हैं तो +-1 +-2। अब इनका ओनली सम करना हमें, तो ये 10 तो ये हो गया और ये -1 ये -2 तो ये -3 हो जाएगा। 11 हो गया, 11 और ये -3 हो गया। तो ये जो टोटल चार्ज निकलेगा यहाँ पर ये आ जाएगा 8 कूलाम। तो सिंपल सा प्रॉपर्टी है कि किसी भी सिस्टम का अगर आपको टोटल चार्ज निकालना है तो आप सभी इंडिविजुअल चार्जेस का एल्जेब्रिक सम कर दीजिए। सम करने के बाद जो भी वैल्यू आएगी वही उस सिस्टम का टोटल चार्ज होगा। तो ये प्रॉपर्टी कंप्लीट हुआ। नेक्स्ट है अपना कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। अकॉर्डिंग टू दिस प्रिंसिपल द टोटल चार्ज ऑफ एन आइसोलेटेड सिस्टम रिमेन्स कांस्टेंट। किसी भी सिस्टम का टोटल चार्ज कांस्टेंट होता है। यहाँ एक वर्ड और यूज हुआ है आइसोलेट। आइसोलेट का मीनिंग होता है किसी भी सिस्टम को बिल्कुल सेपरेट कर देना। सेपरेट कर देने का मतलब कि इसमें अंदर से बाहर और बाहर से अंदर कुछ भी ट्रांसफ़र नहीं होगा। तो ये एक आइसोलेट सिस्टम हो गया। इस आइसोलेट सिस्टम का जो टोटल चार्ज रहता है वो कांस्टेंट रहता है। इसी को एक और तरीके से भी बोला जाता है कि चार्ज को हम ना तो क्रिएट कर सकते हैं ना डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। चार्ज को ओनली एक ऑब्जेक्ट से दूसरे ऑब्जेक्ट में ट्रांसफ़र किया जा सकता है। तो दोनों स्टेटमेंट अलग अलग हैं, दोनों को एक्सप्लेन करते हैं यहाँ पर। सबसे पहले इस वाले स्टेटमेंट की बात करते हैं हम कि किसी भी सिस्टम का, आइसोलेटेड सिस्टम का जो टोटल चार्ज होता है वो कांस्टेंट रहता है। जैसे अगर एक सिस्टम के अंदर कई सारे अलग अलग ऑब्जेक्ट हैं, ये तो पूरा एक सिस्टम हो गया, इसके अंदर ये अलग अलग कई सारे ऑब्जेक्ट हैं और सबके पास चार्ज है। किसी के पास 2 कूलाम है, किसी के पास 50 कूलाम है, किसी के पास 10 कूलाम है, किसी के पास 100 कूलाम है, किसी के पास 20 कूलाम है। अलग अलग सबके पास चार्जेस हैं। इसको एक्सप्लेन करने से पहले एक एग्जांपल लेते हैं। इस एग्जांपल में एक रूम है ये, और इस रूम के अंदर 50 स्टूडेंट्स हैं। टोटल इसके अंदर 50 स्टूडेंट्स हैं और ईच स्टूडेंट्स कंटेंस 100 रुपीज़। हर एक स्टूडेंट के पास 100 रुपये हैं। तो जो टोटल पैसा इस रूम के अंदर है सबका मिलाकर, 50 स्टूडेंट का मिलाकर, तो एक के पास अगर 100 रुपये हैं तो 50 का मिलाकर जो टोटल मनी होगा यहाँ पर इस रूम का वो होगा 5000 रुपीज़। तो इस रूम के अंदर टोटल 5000 रुपये हैं। अब हम इन सबको बोलेंगे आपस में पैसे एक्सचेंज करने के लिए। सब एक दूसरे को पैसा एक्सचेंज करेंगे। कोई किसी को कितना भी पैसा दे सकता है, कोई किसी से कितना भी पैसा ले सकता है। थोड़ा सा यहाँ पर ये ध्यान रखना ज़रूरी है, थोड़ा सा ह्यूमन नेचर छोड़ना पड़ेगा यहाँ पे कि एक तो कोई देने को तैयार नहीं हो, सब लेने के लिए रेडी है। तो अलग अलग सबको पैसा एक्सचेंज करना ज़रूरी है। सब एक दूसरे को पैसा देंगे, कोई किसी को कितना भी दे सकता है, कोई किसी से कितना भी ले सकता है। तो अभी सबके पास 100 रुपीज़ हैं। एक्सचेंज करने के बाद सबके पास जो अमाउंट है वो चेंज हो जाएगा। किसी के पास मान लो किसी ने सब कुछ ही दे दिया, 0 लेकर बैठ गया, किसी ने बस पैसे लिए ही लिए हैं, वो 1000 लेके बैठ गया, किसी के पास 200 है, किसी के पास 300 है। तो इन सब ने आपस में पैसे चेंज किया, तो इन सब का जो अमाउंट है वो चेंज हो गया। किसी के पास अब 0 है, किसी के पास 100 है, किसी के पास 200 है, किसी के पास 300 है, किसी के पास 50 है। इन सब का अमाउंट चेंज हो गया। लेकिन इस रूम का पैसा अब भी 5000 ही है। इस रूम के अंदर जो टोटल पैसा है वो अब भी 5000 ही है। मतलब अंदर से पैसा कहीं बाहर नहीं गया और बाहर से पैसा अंदर नहीं आया। तो ये एक आइसोलेटेड सिस्टम तो ही गया था और जितने भी स्टूडेंट थे सबने आपस में पैसों का एक्सचेंज किया, जिसकी वजह से सबके पास जो अमाउंट है वो चेंज हो गया। अमाउंट चेंज होने से सबका अमाउंट तो चेंज हो गया अलग अलग, लेकिन पूरे सिस्टम का पैसा अभी भी 5000, पहले भी 5000 था, अभी भी 5000 था। तो इस रूम का जो पैसा है वो कांस्टेंट बना हुआ है। सेम एज इट इज़ बात हम यहाँ करेंगे
कि इन सब के पास अलग अलग चार्जेज हैं। किसी के पास 50 कूलाम है, किसी के पास 100 कूलाम, किसी के पास 20 कूलाम, किसी के पास 60 कूलाम। अब अगर ये सारे सिस्टम एक दूसरे से चार्ज एक्सचेंज करते हैं, कोई किसी को कितना चार्ज दे रहा है, कोई किसी से कितना चार्ज ले रहा है, इन्होंने चार्ज आपस में एक्सचेंज किया, तो अब इन सब के पास जो चार्ज है वो बदल जाएगा। किसी के पास 2 की जगह, जैसे इसके पास 2 था, एज्यूम कर लेते हैं इसके पास 10 हो गया, इसके पास 50 की जगह 100 हो गया, इसके पास 10 की जगह 0 हो गया। इन सब का अमाउंट चेंज हो गया चार्ज का। लेकिन जैसे अगर इस रूम का चार्ज पहले 200 कूलाम था, टोटल चार्ज सबका मिला के 200 कूलाम था एक्सचेंज करने से पहले, तो एक्सचेंज करने के बाद भी इनका टोटल चार्ज सबका मिलाकर 200 कूलाम ही रहेगा, क्योंकि अंदर से चार्ज कोई बाहर नहीं गया और बाहर से चार्ज कोई अंदर नहीं गया, तो सबका मिलाकर जो चार्ज रहेगा वो अब भी 200 कूलाम ही रहेगा। तो एक आइसोलेटेड सिस्टम का टोटल चार्ज कांस्टेंट रहता है, जितना पहले था उतना अभी भी है। हाँ, अलग अलग सबका चेंज हो गया, तो अलग अलग ऑब्जेक्ट का हो सकता है, पर पूरे सिस्टम का कांस्टेंट रहेगा। तो ये जो रूल दिया गया है ये सिस्टम के लिए दिया गया है, अलग अलग सबका चेंज हो सकता है, जो हो भी रहा है यहाँ पर, लेकिन सबका मिलाकर चार्ज कैसा रहेगा, कांस्टेंट रहेगा। तो ये एक रूल है कंजर्वेशन ऑफ चार्ज, जिसके अकॉर्डिंग कि किसी भी आइसोलेटेड सिस्टम का टोटल चार्ज कांस्टेंट होता है। इसी में एक और स्टेटमेंट ये है कि चार्ज को आप क्रिएट नहीं कर सकते, डिस्ट्रॉय नहीं कर सकते। ना तो चार्ज को क्रिएट किया जा सकता, ना डिस्ट्रॉय किया जा सकता, ओनली एक ऑब्जेक्ट से दूसरे ऑब्जेक्ट में ट्रांसफर हो जाएगा। जैसे एक ऑब्जेक्ट है, ये दूसरा ऑब्जेक्ट है, इसके पास 60 कूलाम चार्ज है, इसके पास 40 कूलाम चार्ज है। अगर मैं अब 10 कूलाम इधर से इधर भेज देता हूँ तो इसके पास 50 हो जाएगा, और इसके पास 10 कूलाम आ गया तो इसके पास 50 हो गया। अब इन दोनों का सम पहले भी 60 और 40, तो पहले भी 100 आ रहा था और अभी भी 100 ही है, दोनों का 50-50। तो ऐसा नहीं कि मैं यूँ बोल दूँ कि इसके पास से 10 कूलाम चार्ज इसके पास गया और मुझे पता नहीं वो कहाँ चला गया। मैं यहाँ पर अगर 10 कूलाम जाने के बाद जो 40 कूलाम इस पर इनिशियल चार्ज था, मैं 10 कूलाम जाने के बाद भी अगर 40 रखता हूँ तो फिर वो गलत है। 10 कूलाम आने के बाद इसका चार्ज 40 से 50 हो जाएगा। हम एकदम उसको गायब नहीं कर सकते कि वो पता नहीं कहाँ गया। मतलब चार्ज को ना तो क्रिएट किया जा सकता, ना डिस्ट्रॉय किया जा सकता है, ओनली एक ऑब्जेक्ट से दूसरे ऑब्जेक्ट में ट्रांसफ़र किया जा सकता है। तो ये कंजर्वेशन ऑफ चार्ज हो गया। नेक्स्ट बात करते हैं क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। द टोटल चार्ज ऑफ ए बॉडी इज ऑलवेज एन इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ ए बेसिक नंबर 1.6 इंटू 10⁻⁻⁹। किसी भी ऑब्जेक्ट के पास जो चार्ज होता है वो चार्ज आता कैसे है, इससे फर्स्ट वीडियो में आपको ये बताया गया है कि किसी भी ऑब्जेक्ट पे चार्ज आने के लिए इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफ़र होना ज़रूरी है, या तो इलेक्ट्रॉन डिक्रीज़ होना या इलेक्ट्रॉन इंक्रीज़ होना। इलेक्ट्रॉन डिक्रीज़ होने से उस पर पॉजिटिव चार्ज आता है, इलेक्ट्रॉन इंक्रीज़ होने से उस पर नेगेटिव चार्ज आता है। अब जैसे मैंने यहाँ 2 ऑब्जेक्ट बनाए और दोनों ही ऑब्जेक्ट न्यूट्रल है। न्यूट्रल होने का मतलब कि इसमें जितने इलेक्ट्रॉन है उतने प्रोटॉन, इसमें भी जितने इलेक्ट्रॉन है उतने प्रोटॉन है, दोनों इनिशियली न्यूट्रल हैं। अब अगर ये ऑब्जेक्ट इसको 1 इलेक्ट्रॉन प्रोवाइड कर देता है, 1 इलेक्ट्रॉन इधर से इधर ट्रांसफ़र कर दिया हमने, तो इधर तो 1 इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन से कम हो गया, इधर 1 इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन से ज़्यादा हो गया, तो यहाँ तो इलेक्ट्रॉन कम हुआ है, इस वजह से इस पर तो पॉजिटिव चार्ज आएगा और इस पर आएगा नेगेटिव चार्ज। दोनों पे चार्ज आएगा, क्योंकि यहाँ इलेक्ट्रॉन कम हुआ इसलिए पॉजिटिव आ गया, यहाँ इलेक्ट्रॉन इंक्रीज़ हो गया इसलिए नेगेटिव आ गया। अब कितना चार्ज आया तो उसको हम यहाँ पर लिखते हैं कि दोनों ऑब्जेक्ट पे चार्ज आया है, तो ये Q चार्ज हो गया। इस पर आया है, इसमें से 1 इलेक्ट्रॉन निकल कर गया है, तो इस पर आया 1 इलेक्ट्रॉन का चार्ज। 1 इलेक्ट्रॉन का चार्ज होता है 1.6 इंटू 10⁻⁻⁹ कूलाम, और इस पर भी इतना ही आया, क्योंकि इस पर 1 इलेक्ट्रॉन निकल के इस पर गया है, तो इस पर भी 1 इलेक्ट्रॉन का ही चार्ज रहेगा, और इस पर बस नेगेटिव रहेगा। इस पर जो चार्ज है वो नेगेटिव और इस पर जो चार्ज रहेगा वो पॉजिटिव। हम किसी भी एक ऑब्जेक्ट के चार्ज के बारे में बात कर सकते हैं, तो जैसे मैं इसकी बात करता हूँ, इस वाले ऑब्जेक्ट की, इस वाले ऑब्जेक्ट पे पॉजिटिव चार्ज आ रहा है, 1 इलेक्ट्रॉन निकला उससे। अगर एज्यूम करते हैं कि यहाँ से यहाँ पर 2 इलेक्ट्रॉन निकल कर गए, 2 इलेक्ट्रॉन इधर से इधर चले गए, तो अब जो इस पे चार्ज आएगा वो 2 इलेक्ट्रॉन का रहेगा। अब हमें पता है कि 1 इलेक्ट्रॉन का चार्ज होता है 1.6 इंटू 10⁻⁻⁹, तो 2 का कितना होगा, तो ये 2 से इसको मल्टीप्लाई कर देंगे। अगर 3 इलेक्ट्रॉन जाते हैं तो 3 से मल्टीप्लाई कर दूंगा, 1 इलेक्ट्रॉन का चार्ज 1.6 इंटू 10⁻⁹, तो 3 का 3 इंटू हो जाएगा। 4 जाते हैं तो 4 इंटू 1.6 इंटू 10⁻⁹। इसके लिए लिख रहा हूँ तो मैं यहाँ प्लस साइन यूज़ करूँगा, इसके लिए भी सेम ये लिख सकते हैं अपन, सेम ये का यही रहेगा, बस आगे हमें एक माइनस साइन और यूज़ करना पड़ेगा। तो 4 इलेक्ट्रॉन अगर जाते हैं यहाँ से यहाँ, तो जो चार्ज रहेगा वो 4 इलेक्ट्रॉन के इक्वल रहेगा, 4 इलेक्ट्रॉन के इक्वल रहेगा। अब अगर 5 इलेक्ट्रॉन जाते हैं, अब हमें बार बार ये नंबर लिखने में बड़ा पड़ रहा है, तो इसको मैं अब ई से डिनोट करने लग जाता हूँ। इस वैल्यू को मैंने ई से डिनोट कर दिया, ई का वैल्यू इतना है 1.6 इंटू 10⁻⁹। तो अगर 4 की जगह 5 इलेक्ट्रॉन जाते हैं तो अब जो चार्ज रहेगा वो 5 ही आएगा। 6 इलेक्ट्रॉन जाते हैं तो 6e रहेगा, 7 जाते हैं तो 7e रहेगा, 8 जाते हैं तो 8e रहेगा। अगर n इलेक्ट्रॉन जाते हैं तो चार्ज रहेगा ne। तो यहाँ से हमें क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज से एक फॉर्मूला मिल गया, Q = Ne। यहाँ पर इस फॉर्मूला में
मैं प्लस भी लिख सकता हूँ और माइनस भी लिख सकता हूँ। प्लस इसलिए क्योंकि अगर हम इसकी बात करें तो इस पर तो पॉजिटिव चार्ज आया, लेकिन ज़रूरी नहीं हमसे इसी की बात की जाए, हम इसकी भी बात कर सकते हैं। तो जब हम इसकी बात करेंगे तो इस पर जो चार्ज रहेगा वो नेगेटिव, क्योंकि सारे इलेक्ट्रॉन निकल के इधर जा रहे हैं, तो इस पर तो इलेक्ट्रॉन इंक्रीज हो रहे हैं, तो यहाँ इलेक्ट्रॉन इंक्रीज होने की वजह से नेगेटिव चार्ज आएगा, तो फिर यहाँ पर मुझे माइनस लिखना पड़ेगा। तो आप फॉर्मूला में प्लस भी लिख सकते हो और माइनस भी लिख सकते हो। अब हम स्टेटमेंट की तरफ जाते हैं। स्टेटमेंट क्या था? द टोटल चार्ज ऑफ ए बॉडी, टोटल चार्ज ऑफ ए बॉडी इज ऑलवेज एन इंटीग्रल मल्टीपल, ये इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ ए बेसिक नंबर ई, ई मतलब 1.6 इंटू 10⁻19। तो ये किसी भी सिस्टम पर जो टोटल चार्ज रहेगा वो इंटीग्रल मल्टीपल रहेगा। इंटीग्रल मल्टीपल का मतलब ये नंबर पूरा है, 1 2 3 4 5, डेसिमल में नहीं है। आप भी समझते हो कि अगर इलेक्ट्रॉन जाएगा तो पूरा ही जाएगा, आधा अधूरा इलेक्ट्रॉन कभी नहीं जाएगा। अगर मैं यहाँ से कहूँ कि यहाँ से 3.5 इलेक्ट्रॉन इधर से इधर गए, 3.5 इलेक्ट्रॉन जाने का कोई मीनिंग ही नहीं निकलता। या तो इलेक्ट्रॉन 3 जाएंगे या 4 जाएंगे। किसी भी रूम में अगर कोई स्टूडेंट आते हैं तो हम यही बोलते हैं कि 4 स्टूडेंट आए, 5 आए, 10 आए। अगर मैं यूँ बोलूँ 10.2 स्टूडेंट आए हैं इस रूम में, तो गलत है, 10.2 कैसे आएंगे? तो वही बात यहाँ पर बोली गई है कि इलेक्ट्रॉन जाएगा तो पूरा ही जाएगा, और अगर इलेक्ट्रॉन पूरा जाता है तो जो चार्ज रहेगा वो इस वैल्यू का इंटीग्रल मल्टीपल रहेगा। इसको आप 1 2 3 4 5 एक इंटीग्रल नंबर से आप मल्टीप्लाई करते जाओ, 1 2 3 4 5। तो किसी भी सिस्टम पे जो चार्ज होता है वो एक बेसिक वैल्यू है 1.6 इंटू 10⁻19, उसका इंटीग्रल मल्टीपल होता है। इसको भी एक और तरीके से एक्सप्लेन करते हैं। जैसे ये दो इंसान हैं, ये और ये, दोनों में से एक के पास 10 रुपीज़ के नोट हैं और ओनली 10 रुपीज़ के नोट है, दूसरे कोई से भी इसके पास नोट नहीं है, और ये बिल्कुल खाली है, कुछ भी नहीं है इसके पास। अब ये इसको अगर एक नोट देता है, इसको 10 रुपये का एक नोट देता है, तो इसके पास जो पैसा होगा वो होगा 10 रुपये। अगर 2 नोट देता है तो इसके पास हो जाएगा 2 इंटू 10 20 रुपी। अगर 3 नोट देता है तो 3 इंटू 10 30, 4 देता है तो 4 इंटू 10 40, 5 देता है तो 5 इंटू 10 50। इसका मतलब ये इसको पैसा दे रहा है, तो इसके पास तो पैसा कम हो रहा है, इसके पास पैसा ज़्यादा हो रहा है, और इसके पास जो पैसा इंक्रीज़ होता जा रहा है वो 20 30। अब अगर हम यहाँ बोलें तो इसके पास जो पैसा है वो 10 का, ये एक बेसिक नंबर हो गया, 10 का इंटीग्रल मल्टीपल होगा। देखो 1 2 3 4 5। अब अगर यहाँ क्वेश्चन पूछा जाए क्या इस इंसान के पास 67 रुपीज़ हो सकते हैं, तो इसका आंसर होगा नहीं हो सकते। रीज़न कि ये इसको 10 के नोट दे रहा है, तो या तो 50 रुपये होंगे या फिर 60 रुपये होंगे। 67 पॉसिबल नहीं है। क्या 72 पॉसिबल है? तो 72 पॉसिबल नहीं। क्या 89 पॉसिबल है? तो नहीं पॉसिबल है। 9 नहीं पॉसिबल है। इसके पास जो अमाउंट रहेगा पैसों का वो 10 का इंटीग्रल मल्टीपल ही होगा। सेम बात यहाँ बोली गई है कि अगर किसी सिस्टम पे चार्ज है तो वो इसका इंटीग्रल मल्टीपल ही होगा। अगर मैं इसको मल्टीप्लाई करके लिखूँ, जैसे मैं यहाँ पर इसको मल्टीप्लाई करके लिखता हूँ, तो अगर एक इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र होता है तो चार्ज आएगा ऑब्जेक्ट पे 1.6 इंटू 10⁻19 कूलाम। 2 इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र होते हैं तो 3.2 इंटू 10⁻19 कूलाम। 3 होते हैं तो 4.8 इंटू 10⁻19 कूलाम। 4 होते हैं तो 6.4 इंटू 10⁻19 कूलाम। 5 होते हैं तो 8.0 इंटू 10⁻19 कूलाम। मतलब किसी भी ऑब्जेक्ट पे ये चार्ज पॉसिबल हैं, क्योंकि ये चार्ज इतने इलेक्ट्रॉनों के ट्रांसफ़र होने पर आ रहा है ऑब्जेक्ट पर। अब अगर यहाँ क्वेश्चन हमसे पूछा जाए, जैसे मैंने आपसे यहाँ एक क्वेश्चन पूछा था कि क्या किसी ऑब्जेक्ट पर किसी पर्सन के पास 89 रुपीज़ पॉसिबल है या नहीं है, तो हमने इसका आंसर दिया था कि नहीं पॉसिबल नहीं है, क्योंकि उसके पास जो पैसा है वो 10 के इंटीग्रल मल्टीपल की फॉर्म में है। सेम क्वेश्चन यहाँ पर कि क्या किसी चार्ज पर 6 इंटू 10⁻19 कूलाम चार्ज पॉसिबल है। ये क्वेश्चन है न्यूमेरिकल, इस क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज पे डिपेंड करता है कि क्या किसी ऑब्जेक्ट पर 6 इंटू 10⁻19 कूलाम चार्ज पॉसिबल है या नहीं है। अब अगर हम यहाँ देखें, अगर 3 इलेक्ट्रॉन मूव करते हैं, अब चार्ज आएगा तो इलेक्ट्रॉन के मूव करने से, इलेक्ट्रॉन के ट्रांसफर होने से। अगर 3 इलेक्ट्रॉन मूव कर जाते हैं तो इतना चार्ज होगा, 4 कर जाते हैं तो इतना होगा। अब ये चार्ज पॉसिबल नहीं है, 3 पे इतना, 4 पे इतना, तो ये चार्ज पॉसिबल नहीं है। मैथमेटिकली भी हम इसको फॉर्मूला से प्रूव करके बता सकते हैं। जैसे फॉर्मूला है हमारे पास Q = NE। अब यहाँ पर हमें इस फॉर्मूला में एक अच्छी बात यह है कि एक वैल्यू तो हमें पहले ही पता है। अब इन दोनों में से एक वैल्यू हमें गिवन होगी, एक वैल्यू हमें फाइंड करनी होगी। तो यहाँ पर इस क्वेश्चन में आपको चार्ज गिवन है और आपको नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स फाइंड करने पड़ेंगे। तो यहाँ पर मैं अगर n का फॉर्मूला बनाता हूँ तो Q/E, Q का वैल्यू है 6 इंटू 10⁻19, E का वैल्यू है 1.6 इंटू 10⁻19। इससे ये कैंसिल हो गया, और 1.6 को
को जब मैं 6 में डिवाइड करूँगा तो आंसर डेसिमल में आएगा, 3 पॉइंट कुछ भी, जैसे 8 के लगभग कुछ आएगा। अब आंसर आया 3.8। इसका मतलब ये कि अगर इतना चार्ज किसी ऑब्जेक्ट पर है तो 3.8 इलेक्ट्रॉन इधर से उधर ट्रांसफ़र होंगे। अब क्या 3.8 इलेक्ट्रॉन इधर से उधर मूव कर सकते हैं? जैसे मैंने वही कि 3 इंसान किसी रूम में आ रहे हैं या 4 आ रहे हैं, अब मैं बोलूँ 3.8 इंसान एक रूम से दूसरे रूम में जा रहे हैं, तो पॉसिबल ही नहीं है। आधा अधूरा इंसान कैसे जाएगा? ऐसे आधा अधूरा इलेक्ट्रॉन जा ही नहीं सकता। तो ये नंबर पॉसिबल है या नहीं है? इतने इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र हो सकते हैं या नहीं हो सकते हैं? तो नहीं हो सकते हैं। अगर ये आंसर 3 आता तो ये चार्ज पॉसिबल होता, या आंसर 4 आता तो भी ये चार्ज पॉसिबल होता, 5 आता तो पॉसिबल होता। मतलब अगर n का वैल्यू इंटीग्रल नंबर आ रहा है तो जो भी चार्ज हमें गिवन है क्वेश्चन के अंदर वो पॉसिबल होगा, और अगर डेसिमल में आ रहा है तो फिर ये पॉसिबल नहीं होगा। तो ये है क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज, जिसमें आपको सिंपल सा एक बात बोला गया है कि किसी भी ऑब्जेक्ट पे ऊपर जो चार्ज होता है वो एक बेसिक नंबर है E 1.6 × 10⁻19, इसका इंटीग्रल मल्टीपल होता है। तो ये प्रॉपर्टीज़ ऑफ चार्ज यहाँ पर फिनिश होता है। नेक्स्ट हम क्लासिफिकेशन करेंगे मटेरियल्स का, उनकी कंडक्टिविटी के बेसिस पे कि वो किस तरह से कंडक्टिविटी शो करते हैं, और यहाँ से कुछ कॉन्सेप्ट भी आएंगे। बात करते हैं क्लासिफिकेशन की। मटेरियल अलग अलग कितने तरह के होते हैं हमारे पास एक तो है कंडक्टर, एक है हमारे पास इंसुलेटर, एक मटेरियल होते हैं हमारे पास सेमीकंडक्टर, और एक होते हैं हमारे पास डाइलेक्ट्रिक। तो अगर हम क्लासिफाई करें मटेरियल्स को कंडक्टिविटी के बेसिस पे तो 4 तरह के मटेरियल्स हैं अपने पास: कंडक्टर, इंसुलेटर, सेमीकंडक्टर और डाइलेक्ट्रिक। एक एक करके बात करते हैं। सबसे पहले कंडक्टर आप पहले भी सुन चुके होंगे इस नाम को। कंडक्टर वो होते हैं जो इलेक्ट्रिसिटी को ईजिली कंडक्ट करते हैं, मतलब जिनमें करंट ईजिली फ्लो हो जाता है। ये इलेक्ट्रिसिटी को ईजिली कंडक्ट करते हैं, बहुत ईजिली इसमें करंट फ्लो हो जाता है। और इसके एग्जाम्पल्स हैं हमारे पास मेटल्स, जितनी भी मेटल्स होती सब गुड कंडक्टर हैं। ह्यूमन बॉडी, हम भी एक कंडक्टर हैं, हमारे अंदर करंट इजीली फ्लो होता है, हमें अच्छे से करंट लगता है। एनिमल बॉडी, तो ये कंडक्टर के कुछ एग्जांपल्स लिखे मैंने। कंडक्टर किसे बोलेंगे? जिनमें करंट इजीली कंडक्ट होता है, करंट इजीली फ्लो होता है, उनको हम बोलते हैं कंडक्टर। इंसुलेटर की बात करें हम तो इंसुलेटर वो होते हैं जिनमें करंट कंडक्ट नहीं होता, इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं होती, चाहे कुछ भी कर लो, इनमें कुछ भी कर लो करंट फ्लो होगा ही नहीं कभी भी। इसके भी एग्जांपल है हमारे पास प्लास्टिक है, रबर है, ड्राईवुड हो गया। तो इनमें करंट फ्लो ही नहीं होता। इंसुलेटर वो जिनमें करंट इजीली फ्लो नहीं होता। नेक्स्ट अगर हम बात करें सेमीकंडक्टर की, तो सेमीकंडक्टर वो होते हैं जिनकी कंडक्टिविटी डिपेंड करती है टेम्परेचर पर। इनकी जो कंडक्टिविटी होती है वो डिपेंड करती है टेम्परेचर से। ये टेम्परेचर के अकॉर्डिंग चलते हैं। टेम्परेचर के अकॉर्डिंग कैसे कि अगर मैं 0 केल्विन की बात करूँ तो ये बिहेव करेंगे इंसुलेटर की तरह, और अगर रूम टेम्परेचर की बात करूँ तो ये रूम टेम्परेचर पर बिहेव करते हैं कंडक्टर की तरह। नेम से पता चल रहा है सेमी कंडक्टर मतलब आधा कंडक्टर है, तो आधा कंडक्टर है तो आधा इंसुलेटर है, और कब कंडक्टर है और कब इंसुलेटर है तो वो डिपेंडेंसी रहेगी टेम्परेचर पे। 0 केल्विन टेम्परेचर पे मतलब लो टेम्परेचर पर ये इंसुलेटर की तरह बिहेव करेंगे, इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं करेंगे, और लगभग रूम टेम्परेचर पर या उससे हाई टेम्परेचर पर ये इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करते हैं, तो ये कंडक्टर की तरह बिहेव करते हैं। तो ये सेमी कंडक्टर हो गए। डाइलेक्ट्रिक की अगर बात करें तो डाइलेक्ट्रिक एक टॉपिक हम अलग से पढ़ेंगे एक चैप्टर में। अभी इसका इन्हीं की बेसिस पे थोड़ा सा नॉलेज ले लेते हैं कि डाइलेक्ट्रिक होते हैं क्या। डाइलेक्ट्रिक बेसिकली एक इंसुलेटर ही है, लेकिन ये इंसुलेटर से कैसे चेंज होते हैं वो हम बात करते हैं। अब कॉन्सेप्ट वाइज भी हम इनको समझते हैं कि कंडक्टर का कॉन्सेप्ट क्या है। कंडक्टर के अंदर क्या होगा कि जब आप किसी कंडक्टर, जैसे ये कंडक्टिंग ऑब्जेक्ट बनाया मैंने, एक मेटल का है कुछ भी ऑब्जेक्ट, इसके अंदर अगर मैं चार्ज प्रोवाइड करता हूँ यहाँ पर, तो ये चार्ज इजीली कहीं भी मूव कर सकता है, कहीं भी घूम फिर सकता है, इसकी इच्छा हो जहाँ जा सकता है। मतलब कंडक्टर चार्ज को मूव करने के लिए अलाउ करता है, पूरा फ्रीडम है यहाँ पे। चार्ज इजीली पूरे कंडक्टर के अंदर कहीं भी मूव कर सकता है। ये कंडक्टर का कॉन्सेप्ट है कि कंडक्टर चार्ज को अलाउ करता है पूरे ऑब्जेक्ट में कहीं भी घूमने फिरने के लिए, कहीं भी चार्ज मूव कर सकता है। तो ये कंडक्टर का कॉन्सेप्ट है। इट अलाउस टू मूव
अगर ये बोर्ड पूरा कंडक्टर होता तो चार्ज को अगर मैं यहाँ दूंगा तो इस बोर्ड के अंदर चार्ज कहीं भी मूव कर सकता है। तो ये कंडक्टर का प्रॉपर्टी हुआ। इंसुलेटर का प्रॉपर्टी क्या है, इसी बेसिस पे अगर हम बात करें कि इंसुलेटर के अंदर चार्ज आपने जहाँ दे दिया आप चार्ज वहीं रहेगा, वहाँ से हिल नहीं सकता, ये उसको पकड़ के रखता है। इंसुलेटर चार्ज को मूव करने नहीं देता, अपनी जगह पे फिक्स कर देता है, जहाँ आपने चार्ज दे दिया बस अब वहीं रहेगा। तो इंसुलेटर में चार्ज मूव नहीं कर सकता। तो यहाँ देखो, यहाँ कॉन्सेप्ट था कि इट अलाउज टू मूव, तो यहाँ हम बोलेंगे इट डजंट अलाउ टू मूव। सेमीकंडक्टर में ऐसा कॉन्सेप्ट से कोई लेना देना नहीं, सेमीकंडक्टर हम अलग से पूरा चैप्टर ही पढ़ेंगे। और अगर हम डाइलेक्ट्रिक की बात करें तो डाइलेक्ट्रिक के अंदर क्या होगा, अब डाइलेक्ट्रिक बेसिकली है तो इंसुलेटर ही, पर इसमें चार्ज अपनी जगह से थोड़ा बहुत इधर उधर मूव कर सकता है। बिल्कुल कंडक्टर जैसा मूव नहीं कर सकता, कंडक्टर में बिल्कुल फ्री होता है, कहीं भी मूव कर सकता है। पर डाइलेक्ट्रिक के अंदर चार्ज अपनी जगह से थोड़ा बहुत ही मूव कर सकता है, बिल्कुल इंसुलेटर जैसा भी नहीं कि जहाँ है वहीं फिक्स हो गया। तो डाइलेक्ट्रिक है तो इंसुलेटर ही, पर थोड़ा सा यूँ बोल सकते हैं हम कि इसमें चार्ज अपनी जगह पे रुक गया है और इसमें चार्ज अपनी जगह से थोड़ा बहुत मूव कर सकता है। जैसे इसको एक एग्जांपल से अगर हम समझे तो किसी के पेरेंट्स ऐसे हैं जिन्होंने अपने बच्चे को फ्री कर रखा है कि कहीं भी घूम, तो वो एक कंडक्टर के जैसा बिहेव हो गया कि कहीं भी उनका जो बच्चा है वो कहीं भी घूम सकता है, वो कंडक्टर हो गया। अगर हम इंसुलेटर की बात करें तो इंसुलेटर ऐसे पेरेंट्स जिन्होंने घर पे भी एक चेयर पे बांध रखा है अपने बच्चे को कि वो घर पे भी कहीं घूमने नहीं दे रहे हैं उसको, घर पे भी एक जगह पे फिक्स कर दिया। और डाइलेक्ट्रिक हो गया इस तरह से कि ठीक है घर में घूम लो, बाहर नहीं घूम सकते कहीं पे भी, पर घर में थोड़ा बहुत घूम लो। तो ये कहीं भी घूमो, पूरा फ्रीडम है, ये बिल्कुल एक जगह पर फिक्स हो जाओगे, कहीं भी नहीं घूम सकते, जैसे चेयर पे बांध रखा है किसी को। और ये ठीक है कि आप घर घर में घूम सकते हो, पर कंडक्टर जैसा नहीं कि कहीं भी घूमो फिरो, थोड़ा बहुत अपनी जगह से इधर उधर मूव कर सकते हो। तो ये हमने कंडक्टर, इंसुलेटर, सेमीकंडक्टर और डाइलेक्ट्रिक इन सब की बात करी। तो इन सब के हमें कॉन्सेप्ट से काम पड़ेगा। जैसे कंडक्टर का कॉन्सेप्ट है कि ये चार्ज को इजीली मूव कर सकता है, चार्ज को इजीली मूव होने देता है। अब जैसे मैं अगर एक कंडक्टिंग स्पेयर लूँ, ये मेटेलिक स्पेयर है, सॉलिड स्पेयर है। अब मैं सॉलिड स्पेयर में अगर यहाँ अंदर चार्ज देता हूँ इसको, यहाँ पे मैंने अंदर इसको चार्ज दिया खूब सारा पॉजिटिव चार्ज, तो ये चार्ज क्या होगा, अब ये सारे पॉजिटिव चार्जेस सब एक दूसरे को रिपेल करेंगे, रिपेल करके ये एक दूसरे से दूर भागेंगे, दूर हटेंगे। तो ये सब दूर हटेंगे और सब दूर भागेंगे, जितना दूर पॉसिबल होगा उतना दूर जाएंगे, तो ये सब दूर भागेंगे। तो मैक्सिमम में कहाँ तक जा सकते हैं, तो मैक्सिमम ये सरफेस तक जा सकते हैं। तो ये सारा चार्ज जो मैंने इसको अंदर दिया था, ये सारा चार्ज दूर हटकर इसकी सरफेस पे आ गया। तो यहाँ से एक फिर कॉन्सेप्ट बनता है कि एक कंडक्टिंग स्पेयर को जो हम चार्ज देते हैं वो सारा चार्ज उसकी सरफेस पे चला जाता है, उसके अंदर चार्ज जीरो होता है। यहाँ अंदर कोई चार्ज है ही नहीं, सारा चार्ज सरफेस पे चला गया। अगर ये होलो स्पेयर होता तो होलो स्पेयर में आप अंदर तो दे नहीं पाते, आप सरफेस पे देते हैं। आप मान लो जैसे मैंने सारा चार्ज एक ही जगह पे दे दिया, तो ये सब आपस वही बात की ये सारे पॉजिटिव चार्ज हैं, ये सब एक दूसरे से रिपेल होकर दूर भागेंगे, तो ये क्या होंगे, इसकी सरफेस पर फैल जाएंगे और सारे चार्ज एक दूसरे से एक डिस्टेंस मेंटेन करेंगे, क्योंकि सब एक दूसरे को रिपेल कर रहे हैं, और ये सारा चार्ज सरफेस पे चला जाएगा। तो अंदर जो चार्ज है वो अब भी जीरो है। तो एक कंडक्टिंग स्पेयर, चाहे वो सॉलिड हो चाहे वो होलो हो, उसके अंदर जो चार्ज होता है वो जीरो होता है, क्योंकि सारा चार्ज मूव कर जाता है। और मूव इसलिए कर जाता है क्योंकि कंडक्टिंग स्पेयर है। अब कंडक्टर इसको अलाउ करता है चार्ज को मूव करने का, सरफेस पे चला जाता है। अगर हम यहीं पे बात करें इंसुलेटिंग स्पेयर की, जैसे कोई स्पेयर है, इंसुलेटिंग स्पेयर है, सॉलिड स्पेयर है, सॉलिड स्पेयर, अब मैंने यहाँ चार्ज दे दिया, अब यहाँ पर क्या ये चार्ज सरफेस पे जाएगा, तो इंसुलेटर तो अलाउ ही नहीं करता मूव करने के लिए। तो जो चार्ज आपने जहाँ दे दिया वो वहीं रहेगा, ये चार्ज यहाँ से दूर हट ही नहीं सकता, चाहे एक दूसरे को रिपेल कर रहे हो, पर इंसुलेटर इनको अलाउ ही नहीं करता मूव करने के लिए, तो ये सारा यहीं कहीं रह जाएगा। अब अगर हम बात करें क्या एक इंसुलेटिंग स्पेयर के अंदर चार्ज जीरो होता है, तो इसका आंसर होगा कि अगर आप चार्ज दे रहे हो तो अंदर चार्ज जीरो नहीं हो सकता, क्योंकि यहाँ चार्ज अंदर का अंदर ही है, बाहर गया ही नहीं। तो यहाँ अंदर जो चार्ज है स्पेयर के अंदर वो जीरो के इक्वल नहीं रहेगा। जबकि कंडक्टिंग स्पेयर के अंदर आप जब अंदर चार्ज दे रहे थे तो भी अंदर चार्ज जीरो था, क्योंकि सारा चार्ज बाहर चला गया था और अंदर चार्ज हो गया जीरो। वहीं अगर हम नॉन कंडक्टिंग होलो स्पेयर की बात भी कर सकते हैं, सॉलिड की, जैसे मैंने यहाँ सॉलिड की बात करी है। अब होलो स्पेयर में तो क्या होगा कि अंदर तो आप चार्ज दे नहीं पाओगे, अब आप यहाँ चार्ज दोगे तो यहाँ पे आप जहाँ चार्ज दोगे वो वहीं रहेगा, जहाँ आप फिक्स कर दोगे उसको जहाँ दोगे वहीं वो फिक्स हो जाएगा। तो मेन कॉन्सेप्ट हमारा यहाँ पे भी आता है कि कंडक्टिंग स्पेयर के अंदर जो चार्ज होता है, कंडक्टिंग स्पेयर के अंदर चाहे सॉलिड हो चाहे होलो हो, उसके अंदर जो चार्ज होता है वो जीरो होता है। और सॉलिड, अगर हम इंसुलेटर की बात करें तो इंसुलेटर में तो आप जहाँ चार्ज दोगे वहीं रहेगा, अगर आप अंदर दोगे तो अंदर चार्ज रहेगा, बाहर दोगे तो बाहर रहेगा, वो अपनी जगह से मूव कर ही नहीं सकता। तो एक अगर सॉलिड इंसुलेटेड स्पेयर की मैं बात करूँ तो उसके अंदर चार्ज जीरो नहीं हो सकता अगर आपने चार्ज प्रोवाइड किया है तो, जबकि कंडक्टिंग स्पेयर में अंदर चार्ज जीरो हो सकता है। तो ये इनके कॉन्सेप्ट हैं, ये कॉन्सेप्ट हमारे काम में आएंगे। जैसे इनका डेफिनेशन जो है वो तो हम नॉर्मली जानते ही कि क्या डेफिनेशन है। कंडक्टिंग स्पेयर इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करता है, इंसुलेटर
इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं करता। सेमीकंडक्टर तो हम पूरा एक चैप्टर ही पढ़ेंगे, तो हमने नॉर्मल इसकी बस नॉर्मल बातें कर ली कि ये टेम्परेचर के अकॉर्डिंग अपनी कंडक्टिविटी चेंज करता है। डाइलेक्ट्रिक मैंने आपको बताया कि इंसुलेटर ये, लेकिन इंसुलेटर चार्ज को फिक्स करके रखता है और डाइलेक्ट्रिक में चार्ज थोड़ा सा अपनी जगह से मूव कर सकता है। तो हम डाइलेक्ट्रिक को भी अलग से पढ़ेंगे, अलग से ये टॉपिक आएगा। और ये इनके कॉन्सेप्ट हो गए कि कंडक्टर चार्ज को अलाउ करता है मूव करने के लिए, इंसुलेटर चार्ज को बिल्कुल भी अलाउ नहीं करता है। कंडक्टिंग स्फीयर के अंदर चार्ज जीरो रहेगा, चाहे चार्ज आपने अंदर दिया हो, सारा चार्ज सरफेस पे चला जाएगा। ये क्वेश्चन भी बनता है, बोर्ड में पूछा भी जाता है कि कंडक्टिंग स्फीयर पर जो अगर हम चार्ज प्रोवाइड करें, उसको चार्ज दें, तो वो चार्ज कहाँ चला जाता है? तो उसका आंसर ये देंगे हम कि सारा चार्ज सरफेस पे चला जाता है और उसके अंदर चार्ज का वैल्यू जीरो हो जाता है। चार्ज जीरो होने से इलेक्ट्रिक फील्ड भी जीरो हो जाता है। तो ये सब हम आगे, ये हमारे कॉन्सेप्ट आगे कनेक्ट होते जाएंगे और हम इसको पढ़ते जाएंगे। तो ये यहाँ पर इनका क्लासिफिकेशन कंप्लीट होता है।